दोस्तों, आपने 2008 में आई मंदी के बारे में तो सुना ही होगा और इसका पूरा दुनिया पर क्या असर हुआ ये तो आप सबने देखा ही था। लेकिन आप अक्सर ये सोचते होंगे कि आखिर ये मंदी आती कैसी है और इतिहास में सबसे बड़ी मंदी कब आई और वो कब तक चली थी और आखिर क्या है ये द ग्रेट डिप्रेशन जिसका नाम सुनकर अर्थशास्त्रियों की रूह कांप उठती है। वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको इतिहास की सबसे बड़ी मंदी से जुड़े इन रहस्यों के बारे में जानना है तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये मंदी क्या होती है और कैसे आती है। दरअसल मंदी उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जब आम जनता की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है और जब लोगों की खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो किसी भी सामान की डिमांड में भी कमी आ जाती है। डिमांड में कमी आने पर फैक्ट्रियां भी बंद होने लगती हैं और इसी से बेरोजगारी भी बढ़ने लगती है। जब कभी किसी देश की विकास दर में लगातार 3 महीने तक गिरावट आती है तब उसे मंदी के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं इतिहास की सबसे बड़ी मंदी की, जो कि 1929 में शुरू हुई और लगभग 1939 से 1940 तक चली। इसे इतिहास में द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना गया। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। दरअसल 1923 में अमेरिका का स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी के साथ ऊपर बढ़ता चला गया और उस समय अमेरिका की दौलत लगभग 2 गुना तक बढ़ गई। अब जब पैसों में इतना इजाफा हुआ तो वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल भी एकदम चेंज हो गई और ज्यादातर लोग अय्याशी भरी जिंदगी जीने लगे। इस दौर को द रोरिंग 20s के नाम से जाना गया। बहुत से लोगों ने शेयर मार्केट में दबा के पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन फिर 1929 आते आते अमेरिका के स्टॉक मार्केट में अस्थिरता दिखने लगी और 1929 में मार्केट क्रैश हो गया। यहाँ तक कि 24 अक्टूबर 1929 को एक ही दिन में 5 बिलियन से भी ज्यादा का सफाया हो गया। मार्केट गिरने का ये सिलसिला रुका नहीं और मार्केट लगातार गिरता ही चला गया। इसके बाद 29 अक्टूबर 1929 को एक और तगड़ा झटका लगा और मार्केट में 14 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। इससे लाखों लोगों ने अपनी सारी बचत को खो दिया। जिस दिन ये हुआ उस दिन मंगलवार था और इसे ब्लैक ट्यूसडे का नाम दिया गया। मार्केट के इतना ज्यादा गिरने से लाखों लोगों की नौकरी भी चली गई। इस तरह जो अमेरिका 1920 के शुरुआती दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा था वो अब उतनी ही तेजी से पीछे जाना शुरू हो गया। उधर कृषि उत्पादन में भी अच्छी खासी कमी देखी गई। इधर मार्केट गिरने का सिलसिला चलता ही गया और 1932 तक शेयर मार्केट 89% गिर चुका था। दूसरी ओर जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब अमेरिकी कंपनियों ने लोगों को लोन लेने के लिए बहुत प्रेरित किया था और लोगों ने लोन लेकर वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। और अब जब लोग बैंकों का पैसा वापस करने की हालत में नहीं थे तो बैंकों के ऊपर भी अच्छा खासा कर्ज बढ़ गया और बहुत से बैंक दिवालिया हो गए। जब लोगों के पास खर्च करने के भी पैसे नहीं बचे तब अमेरिका में मंदी के भयानक दौर की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर महामंदी का रूप ले लिया। धीरे धीरे इस मंदी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि 1930 की इस महामंदी का सबसे बड़ा कारण शेयर मार्केट का गिरना और बैंकों का दिवालिया होना था। शेयर मार्केट में लगातार हुई गिरावट से शेयर होल्डर्स के लगभग 40 अरब डॉलर्स डूब चुके थे। अब जब लोगों के पास पैसे थे ही नहीं तो वो बैंकों को लौटाते क्या और बैंकों के पास भी पैसा वसूलने के कोई साधन नहीं थे। इन्हीं सब के बीच जिन लोगों का पैसा बैंकों में जमा था उन लोगों को भी बैंकों पर जरा भी भरोसा नहीं रह गया और लोगों ने अपना पैसा बैंकों से निकालना शुरू कर दिया। इसका असर 9000 से ज्यादा बैंकों पर हुआ और उनका दिवाला निकल गया। कुछ बैंक तो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने पैसे के लेन देन पर ही रोक लगा दी और अब जिन लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे थे भी वो भी अपने पैसे बैंकों से नहीं निकाल सकते थे। इस तरह लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने में भी सक्षम नहीं रह गए और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि उसके आसपास के देश भी इसके लपेट में आए और वहाँ भी आम लोगों की जिंदगी और बदतर हो गई। इन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी शामिल थे। इन सभी देशों में लोगों की लाइफस्टाइल में काफी गिरावट आई। इतना ही नहीं बल्कि इस मंदी का असर भारत पर भी खूब पड़ा और ये मंदी भारत में तेजी से बढ़ रहे इंडस्ट्रियल विकास के रास्ते का भी रोड़ा बन गई। 1929 से लेकर 1932 के बीच भारत के इंपोर्ट में 47% की गिरावट आ गई। वहीं ये गिरावट एक्सपोर्ट में भी हुई और इंपोर्ट से 2% ज्यादा
ज्यादा यानी कि 49% रही। भारत के किसानों पर भी इस महामंदी का अच्छा खासा असर हुआ। भारतीय किसान अपनी जमीनों को गिरवी रखकर कर्जा ले चुके थे और उन्हें अपना खेत बचाने के लिए अपने पुरखों द्वारा दिए गए सोने को बेचना पड़ा। वो ये सोना सरकार को बेचते थे और ब्रिटेन सरकार उस सोने को शिप्स के जरिए ब्रिटेन भेज देती थी। इस सोने ने ब्रिटेन को इस मंदी से लड़ने में बहुत मदद करी। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसानों को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों से औने पौने दामों में ही सोना खरीद लेते थे। भारत में कई किसानों ने इसी बीच परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वहीं अमेरिका के बाद अगर किसी देश का इस मंदी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो कहीं ना कहीं जर्मनी था और यही महामंदी आगे चलकर विश्व युद्ध का कारण भी बनी। अब आप सोच रहे होंगे ये भला कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि सन 1932 तक जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे और इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठा के हिटलर सत्ता में आ गया। इसी आर्थिक मंदी के बीच जर्मनी में नाजीवाद का शासन स्थापित हो गया। इसी मंदी के बीच जब ज्यादातर देश अपने राजनीतिक और आर्थिक मामलों को लेकर परेशान थे, उसी बीच हिटलर ने अपनी सेनाओं को और मजबूत कर लिया और दूसरे विश्व युद्ध की तैयारियां भी शुरू कर दी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और औद्योगिक उत्पादन के एक्सपोर्ट पर निर्भर थी। वहाँ भी आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो गए। इधर कनाडा में भी इंडस्ट्रियल उत्पादन 58% तक गिर गया और राष्ट्र की इनकम 55% तक कम हो गई। वहीं अगर अमेरिका पर वापस लौटे तो यहाँ पर बेरोजगारी 15 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख तक पहुँच गई, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी। इससे आप समझ गए होंगे कि इस मंदी को द ग्रेट डिप्रेशन क्यों कहा गया था। अब अगर बात करें इस महामंदी के खात्मे की, तो इसकी शुरुआत अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी की हार से शुरू हुई। दरअसल इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोगों ने इस पार्टी का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथ थाम लिया, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो इस स्थिति में सुधार जरूर करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। रूजवेल्ट ने 1932 में न्यू डील की शुरुआत करी। रूजवेल्ट का मिशन साफ था, वो कृषि और उद्योगों में समानता लाना चाहते थे। उन्होंने मजदूरी करने वाले, रोजगार देने वाले और उपभोक्ताओं के बीच एक संतुलन कायम कर दिया। इसी के साथ उन्होंने पूरी दुनिया में अमेरिका का व्यापार भी बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी डील के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार होने शुरू हो गए। इस योजना के बाद अमेरिका में कृषि और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से बढ़ने लगा। इसी तरह धीरे धीरे अमेरिका इस महामंदी से उभरने की ओर बढ़ना शुरू हो गया। ये महामंदी इतनी व्यापक और दर्दनाक थी कि इस पर कई सारी किताबें भी लिखी गयी, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी हुई। इनमें जॉन स्टीनबेक की द ग्रेप्स ऑफ रिथ सबसे ज्यादा फेमस हुई, जिसे 1939 में प्रकाशित किया गया और इसी के चलते इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। इतना ही नहीं बल्कि इस महामंदी पर बहुत सी फिल्में भी बनी, जिनमें से कुछ फेमस फिल्में हैं हार्ड टाइम्स, गोल्ड डिगर्स ऑफ 1933, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, क्रैडल विक रॉक, ओ ब्रदर। इस महामंदी के बाद पूरी दुनिया में बहुत से बदलाव देखे गए, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव था फांसीवाद में बढ़ावा। इसी फांसीवाद के चलते दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को उनके पद से हटा दिया गया और ऑपोजिशन ने उनके पदों पर कब्जा जमा लिया। इसी फांसीवाद के चलते हिटलर सत्ता में आया था। दूसरी ओर पूरी दुनिया में हथियारों की अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया। इस व्यवस्था ने अमेरिका को इस मंदी से निकलने में बहुत सहायता करी और अमेरिका की तरह ही कई बड़े देशों ने नए नए तरीकों के हथियार बनाकर छोटे देशों को बेचना शुरू कर दिया। इसी के साथ महामंदी के समय जहां पूरी दुनिया पूंजीवाद से नफरत करने लगी थी, वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया को एक बार फिर से पूंजीवाद पर भरोसा हो गया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी मंदी, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।